हेलो गाइस, हमारे इस चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी बताने वाला हूं। तो आज मैं शॉर्ट में आपको बताऊंगा CRUD रिलेटेड फंक्शनलिटी, जो कि आप जांगो में आप कर सकते हैं। जांगो रेस्ट फ्रेमवर्क यूज करके आप एपीआई बना सकते हैं। तो देख सकते हैं, जैसा कि पहले मैं बताया था कि मैं जो है ये एग्जांपल जो है रिएक्ट में फ्रंट एंड बना हुआ है और एपीआई लिखा गया है रेस्ट फ्रेमवर्क में। तो ये CRUD रिलेटेड फंक्शनलिटी, जहाँ पे आप यहाँ पे कुछ भी ऐड करेंगे, जैसे कि एक बेसिकली एक फॉर्म है, यहाँ पे आपको ऐड करना पड़ेगा। अब जैसे प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट को ऐड करना पड़ेगा और वो लिस्ट में शो करेगा। उसे आप एडिट भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये सब फंक्शनलिटी करने के लिए आपको एपीआई की ज़रूरत पड़ेगा। तो वो एपीआई जांगो रेस्ट फ्रेमवर्क के अंदर लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक बेसिक लिस्ट है। तो चलिए हम क्विकली जो है कोड को ऑब्जर्व करते हैं और उसका जानने का प्रयास करते हैं। इससे पिछले वीडियो में मैं आपके जानकारी के लिए बता देता हूं कि इससे पिछले वीडियो में हमने बताया था कि कैसे ये जो प्रोजेक्ट है वो गिटहब में डाला हुआ है, आप कैसे उसका सेटअप कर सकते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप कोड को रिव्यू करते हैं तो आप इजीली अच्छे से समझ सकते हैं। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप अपने सिस्टम में इस प्रोजेक्ट को सेटअप कर लीजिए, अगर आप अच्छे से समझना चाहते हैं तो। और वीडियो को अंत तक देखना मत भूलिए, क्योंकि इसके देखने के बाद जो है कोड बहुत ही क्लियरली आपको समझ में आने लगेगा और आप खुद से कुछ R&D करके और आप और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे आपको कोड में लेकर चलता हूँ। जब भी जांगो रेस्ट फ्रेमवर्क है, तो जब भी आप प्रोजेक्ट को इंस्टॉल करते हैं, तो सपोज दैट मेरे इस प्रोजेक्ट का नेम है ई कम इसलिए मैं नाम दिया हूँ कि मैं ये सोचकर एक डेमो बना रहा था जिसमें मैं प्रोडक्ट ऐड करूँगा। तो ये ई कॉमर्स से रिलेटेड है, इसीलिए मैं ई कम नाम दिया। तो देख सकते हैं यहाँ पे ई कम है। अब इसमें क्या होता है कि आपको सपोज दैट ई कॉमर्स का साइट है, तो उसमें प्रोडक्ट तो आप ऐड करेंगे। जो प्रोडक्ट ऐड करेंगे वो फ्रंट एंड में जो है कस्टमर को दिखेगा, जो कि वो परचेस कर सकते हैं। तो उसके लिए ऐड करने के लिए प्रोडक्ट को एक फॉर्म चाहिए, ठीक है। तो प्रोडक्ट तो ऐड करना पड़ेगा, तो एक प्रोडक्ट के लिए मैं ऐप क्रिएट किया। ध्यान रहे कि अगर आप जांगो रेस्ट फ्रेमवर्क अगर यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो इस केस में ई कम है और उसके अंदर कई सारे ऐप हो सकते हैं, जैसा कि इसमें प्रोडक्ट है। और भी आप ज़रूरत पड़ेगा तो कस्टमर के लिए एक अलग ऐप बना दीजिए। तो वो सब जो है ऐप करके डिवाइड हो जाता है। और जब भी आप कोई ऐप बनाते हैं तो उसको लिस्ट भी करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ई कम उसके कुछ इंपॉर्टेंट फाइल के बारे में मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूं, जिसमें आता है सेटिंग्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं। यहाँ पे आपको एक इंस्टॉल्ड ऐप देख सकते हैं। इंस्टॉल ऐप के अंदर आपको एक ऐप मिल जाए, मतलब जो भी ऐप आप क्रिएट करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, उसको यहाँ पे लिस्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि ऐप मैं प्रोडक्ट क्रिएट किया, प्रोडक्ट ऐप, तो यहाँ पे प्रोडक्ट लिस्ट में दे दिया। बाकी सब जब आप पिप से कुछ भी पैकेज इंस्टॉल करते हैं तो किसी कंडीशन में आपको इंस्टॉल्ड ऐप के अंदर डिक्लेयर करना पड़ता है। तो इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा, क्योंकि अगर सबको एक साथ बताने लगूं तो कंफ्यूजन हो जाएगा आपको और आपको समझ में नहीं आएगा। तो मैं केवल फोकस कर रहा हूं कि जो CRUD रिलेटेड फंक्शनलिटी है प्रोडक्ट से रिलेटेड, उसी के बारे में मैं आपको बताऊं, ठीक है। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पे इंस्टॉल्ड ऐप है इन सेटिंग्स में, तो इसको आपको जानना पड़ेगा। फिर आता है रूट URL कॉन्फ, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये क्या है कि आप जब भी URL हिट करते हैं तो बेसिकली वो राउट होता है, राउट भी बोलते हैं उसको। तो और राउट हिट करने के बाद क्या फंक्शनलिटी होना चाहिए, क्या होना चाहिए एक्चुअल में, जैसे कि अगर पोस्ट रिक्वेस्ट है तो कुछ वो डेटा लेगा और डेटा लेने के बाद जो है कुछ ऑपरेशन करके आपको कुछ रिटर्न करेगा। उसी टाइप से अगर गेट रिक्वेस्ट है तो आपको कुछ डेटा रिटर्न करेगा। तो जब आप रिक्वेस्ट करते हैं उस URL के थ्रू, तो वो उसमें क्या फंक्शनलिटी होगा उसको आपको, तो वो कोड उसके लिए लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप वहाँ पे चले जाइए, ई कम एंड URLs। तो मैं चाहता हूँ ई कम्स मतलब क्या है, ये हमारा ई कम हमारा प्रोजेक्ट है, उसके अंदर URLs।
तो यहाँ पे देख सकते हैं इसके अंदर बहुत सारे कुछ अदर कोड्स लिखे हुए हैं, तो इसको अभी ध्यान मत दीजिए। ये कोड जो है अदर फंक्शनलिटी के लिए लिखा हुआ है, जैसे कि यूज़र ऑथेंटिकेशन एंड अदर स्टफ, तो हम उसको अभी नहीं देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको URL पैटर्न यहाँ पे देख सकते हैं वहाँ पे आना है, जिसमें बहुत सारे URLs को आप डिक्लेयर कर सकते हैं। तो मतलब एक वेरिएबल है बेसिकली, और उसके अंदर ये डिक्लेयर किया गया। और ये सब चीज़ जो आप देख रहे हैं इसमें जो है ज़्यादा आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ चीज़ ऐसा है जो अदर फंक्शनलिटी के लिए लिखा गया है। ठीक है, तो जब भी आप प्रोजेक्ट को इंस्टॉल करते हैं तो उसमें कुछ कोड पहले से ही लिखा हुआ मिलता है, तो इसीलिए इसमें ज़्यादा आपको फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कि पाथ है, पाथ ecom है। ठीक है, ecom के बाद स्लैश लिखा हुआ है। जब आप गौर कीजिएगा इस लाइन को तो यहाँ पे आपको दिखेगा ecom स्लैश, और आगे का जो राउट है वो डिक्लेयर किया गया है किसी अनदर फाइल में, तो वो फाइल का नेम है API URL, और वो इंपोर्ट किया गया है प्रोडक्ट से। तो देख सकते हैं प्रोडक्ट में API URL.py करके एक फाइल होगा, जहाँ पे इसके नेक्स्ट वाला जो राउट होगा वो वहाँ पे उसका डिटेल वहाँ पे दिया रहेगा। ठीक है, ये देख सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं इंक्लूड जो है, इंक्लूड को भी इंपोर्ट किया गया है, तो Django conf.url से इंपोर्ट किया गया है। कई बार ऐसा होता है कि जब आप कोई आईडी यूज करते हैं तो क्या होता है कि ऑटोमेटिक वो इंपोर्ट हो जाता है, तो कुछ आपको प्लगइन वगैरह इंस्टॉल करने पड़ते हैं, और कुछ IDE में उसमें कई बार प्लगइन्स पहले से ही इंस्टॉल होते हैं, जो कि आपको ये ऑटोमेटिक हो जाता है। अदरवाइज अगर नहीं होता है तो आप नेट से आप सर्च कर सकते हैं, इसके डॉक्यूमेंटेशन से आपको पता चल जाएगा। तो ये आपको पता चल जाएगा, और ये ऐसा ही करना पड़ता है एक्चुअल में। ठीक है, अब क्या हो रहा है यहाँ पे कि API पाथ भी है, पाथ देख सकते हैं ये भी इंपोर्ट किया गया है। तो यहाँ पे जो भी चीज़ देख रहे हैं वो सब इंपोर्ट किया गया है। तो अब आते हैं API URLs के अंदर जाते हैं। ठीक है, तो ये है कहाँ, तो प्रोडक्ट में है, तो प्रोडक्ट में जाएंगे। प्रोडक्ट में जाने के बाद API URLs.py में जाएंगे, और यहाँ पे भी URL पैटर्न करके एक वेरिएबल बनाया गया है, इसमें डिक्लेयर किया गया है वो पाथ, तो यहाँ पे पाथ इंक्लूड किया गया है। और यहाँ पे आप गौर कीजिएगा तो ecom स्लैश उसके बाद होगा प्रोडक्ट्स। जब कोई भी बंदा ecom स्लैश प्रोडक्ट्स अगर टाइप करता है तो वो क्या होना चाहिए वो यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। तो क्या होना चाहिए, उसके लिए एक अलग फाइल बना के वहाँ पे इसका डिटेल लिखा गया है। तो देख सकते हैं व्यूज़ डॉट प्रोडक्ट व्यू सेट, तो व्यूज़ कहाँ से आया, तो व्यूज़ यहाँ से इंपोर्ट किया गया प्रोडक्ट से। देखिए मैं जानता हूँ कि अगर आप फर्स्ट टाइम सीख रहे हैं तो इंपोर्ट वाला जो चीज़ है ना आपको बहुत तंग कर रहा होगा। ठीक है, बट ये बहुत ही सिंपल है, सिंपल सी बात है। जब इंपोर्ट कर रहे हैं तो कहाँ से कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट से। कौन सा फाइल, तो व्यू फाइल। ठीक है, तो प्रोडक्ट में गए, प्रोडक्ट में कौन सा फाइल, तो व्यूज़ में गए, मतलब व्यूज़, तो व्यूज़ में गए यहाँ पे। और व्यूज़ में आपको एक क्लास लिखा हुआ रहेगा प्रोडक्ट व्यू सेट, और एज व्यू मतलब क्या होता है ना कि जो है गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट सभी के लिए आप लिख सकते हैं वहाँ पे, नहीं तो बहुत सारे अदर वे भी हैं। खैर उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं व्यूज़ में आपको जाना है, तो चलिए व्यूज़ में चलते हैं। ठीक है, व्यूज़ में जाने के बाद यहाँ पे क्या करते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे आपको कुछ देख सकते हैं प्रोडक्ट व्यू सेट डिक्लेयर किया गया है, और यहाँ पे जेनरिक व्यू यूज किया गया है, जेनरिक API व्यू। ये जो है इंपोर्ट किया गया है रेस्ट फ्रेमवर्क डॉट जेनरिक यहाँ से। ये कैसे पता चला मुझे, तो मतलब आप करेंगे तो आपको भी कैसे पता चलेगा, तो ये आपको डॉक्यूमेंटेशन से ही पता चलेगा। इसमें कई सारे वे हैं, जिसमें ये भी एक प्रकार का, ये भी एक तरीका है। ठीक है, और ये अदर स्टफ लिखा गया है, उस पर आप ध्यान मत दीजिए। अभी इस ये जो इस पेज में जो API यूज हो रहा है, इस छोटा सा जो CRUD ऑपरेशन है उसके लिए ही हम फोकस कर रहे हैं। नाउ अब यहाँ पे आपको क्या करना है, देख सकते हैं यहाँ पे क्लास मेथड, और यहाँ पे देख सकते हैं
गेट के लिए, पोस्ट के लिए, पुट के लिए, डिलीट के लिए यहाँ पे लिखा गया है। बहुत सारे मेथड्स हैं बेसिकली। तो चलिए गेट के लिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं गेट, जिसमें दो पैरामीटर है, एक है सेल्फ और दूसरा है रिक्वेस्ट। मैं आपको बता दूं कि रिक्वेस्ट से कोई अगर कुछ URL है तो URL एज अ पैरामीटर अगर कुछ हम डेटा भेजना चाहते हैं, जैसे ID हो गया या फिर स्लग हो गया, तो इस टाइप का चीज़ भी हम जो है भेज सकते हैं। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे एक कंडीशन लगाया गया है। कंडीशन क्या है कि रिक्वेस्ट डॉट गेट, मतलब ये रिक्वेस्ट जो है एक ऑब्जेक्ट मान लीजिए, डॉट गेट ID, और ऐसे करने से क्या होगा, जो ID आ रहा है वहाँ से एज अ पैरामीटर, उसका वैल्यू आपको मिल जाएगा। अगर वो है, अगर उसका ID का वैल्यू अगर है तो आपको जो है उसके अकॉर्डिंग डेटा को सेंड करना पड़ेगा। तो देख सकते हैं प्रोडक्ट्स डॉट ऑब्जेक्ट डॉट गेट, और प्राइमरी की के हिसाब से वो जो है फिल्टर करके डेटा दे देगा। तो ID अगर आ रहा है तो प्रोडक्ट के ID जो भी है उसके अकॉर्डिंग वो प्रोडक्ट रिटर्न करके, और वो रिटर्न करके वो भेज देगा सीरियलाइजर को। सीरियलाइजर क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि आप सुने होंगे। सीरियलाइजर क्या करता है कि जो है आपको API बनाने के लिए जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और आई थिंक आप इसके बारे में थोड़ा जानते भी होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। अदरवाइज आप डॉक्यूमेंटेशन से देख लीजिए, ठीक है। तो उसके लिए क्या बनाया गया है, कुछ नहीं है सीरियलाइजर, बहुत ही सिंपल है। मैं आपको दिखा देता हूँ। देख सकते हैं प्रोडक्ट्स डॉट सीरियलाइजर्स। तो प्रोडक्ट्स फोल्डर के अंदर गए, उसके अंदर सीरियलाइजर्स के अंदर गए, और वहाँ से इंपोर्ट किया गया है प्रोडक्ट सीरियलाइजर। तो चलिए सीरियलाइजर के पास जाते हैं, और प्रोडक्ट सीरियलाइजर ये इंपोर्ट किया गया है। ये क्या करेगा कि जो मॉडल है, मॉडल क्या होता है, तो एक तरह से डेटाबेस का जो स्कीमा डिजाइन करते हैं बेसिकली, तो वो स्कीमा यहाँ पे डिजाइन करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप मॉडल बना देते हैं तो एक कमांड यूज करने से ही वो स्कीमा और सब कुछ अपने आप जनरेट हो जाता है, और डेटाबेस में वो सब कुछ जनरेट होकर वहाँ पे पड़ा, मतलब हो जाता है, अपने आप हो जाता है। तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, और ये सब चीज़ आपको लिखना पड़ेगा एक मॉडल बनाकर। तो ये क्या है मॉडल, वो है प्रोडक्ट्स मॉडल है। तो चलिए थोड़ा इसके बारे में भी जान लेते हैं। आई थिंक ये देख सकते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट कहाँ से इंपोर्ट हुआ है, तो प्रोडक्ट्स डॉट मॉडल। चलिए ये देखिए मॉडल्स, प्रोडक्ट डॉट मॉडल्स। तो प्रोडक्ट डॉट मॉडल मॉडल है। तो प्रोडक्ट फोल्डर के अंदर गए, मॉडल में गए, और यहाँ पे इसका डेटाबेस से मतलब जो भी फील्ड वगैरह होने चाहिए वो सब यहाँ पे स्कीमा यहाँ पे है। तो यहाँ पे टाइटल है, स्लग है, टैग है, कैटेगरी, डिस्क्रिप्शन, इमेज, प्राइस, कंपेयर प्राइस, वो सारा चीज़ है जो यहाँ पे, ये जो फॉर्म है हमारा, फॉर्म में जो चीज़ें हैं वो सारा जो भी फील्ड चाहिए सेव करने के लिए वो फील्ड यहाँ पे अवेलेबल है, देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो सपोज है टाइटल, तो कैरेक्टर होना चाहिए, उसका लेंथ क्या होना चाहिए, और ये सब चीज़ जो है आपको डॉक्यूमेंटेशन से मिल जाएगा। तो इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसका ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में चाहिए। और मॉडल देख लीजिए, उसमें कौन कौन से उसके टाइप हैं, डेटा टाइप कैसे दे सकते हैं, वो सब उसका डिटेल में आंसर मिल जाएगा। क्योंकि ये तो छोटा सा एक प्रोडक्ट्स है, तो प्रोडक्ट के हिसाब से मैं जो है फील्ड बनाया हूँ, कॉलम्स वगैरह बनाया हूँ, उसका स्कीमा डिजाइन किया हूँ। तो स्कीमा डिजाइन मतलब क्या है कि सिंपल उसका डेटा टाइप दे दीजिए, मैक्सिमम लेंथ सब कुछ दे दीजिए, और एक कमांड रन करने से ही आपका सारा जो है डेटाबेस में जो है जो भी कॉलम्स वगैरह हैं अपने आप क्रिएट हो जाते हैं, इस डिजाइन हो जाता है सब कुछ। अब हम क्या करेंगे, अगर डेट टाइम वगैरह उसका चाहिए तो देखिए वो सब इंपोर्ट करना पड़ा है, तो ये आप खुद से देख के समझ सकते हैं। अगर मैं सब कुछ को एक एक करके बताने लगूं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और आई थिंक आप भी बोर हो जाएंगे, और बेटर होगा कि आप कोड देखकर समझिए। ज़्यादा कुछ है नहीं और समझ में आपको आ जाएगा, मुझे ये पता है। अब मैं आता हूँ सीरियलाइजर में, और ये देख सकते हैं ये मॉडल है। वहाँ से कौन कौन सा फील्ड चाहिए, तो सारा फील्ड चाहिए, तो इसीलिए ऑल लिखा गया है। अगर इस केस में देखिए URL और नेम चाहिए तो URL और नेम ही आएगा।
तो यहाँ पे हम डिस्क्राइब कर दिए हैं कि कौन सा फील्ड चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हमको फील्ड आता है, मिल जाता है जेसन फॉर्मेट में। और चलिए अब हम फिर से पुनः व्यू के अंदर चलते हैं और यहाँ से अपने बात को आगे बढ़ाते हैं। तो क्या हुआ, यहाँ पे जो भी डेटा वहाँ से आया, मतलब सारा डेटा आया क्योंकि हम वहाँ पे ऑल लिखे हैं, ठीक है, सारा डेटा आया और इसके अंदर हम इस वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिए और उस वेरिएबल को एज अ रिस्पॉन्स एक और क्रिएट किए, एक जेसन क्रिएट किए, मतलब एक वेरिएबल क्रिएट किए जिसमें स्टेटस, मैसेज और डेटा, जो कि डेटा हमारा सीरियलाइजर के थ्रू आया, उस डेटा को भी हम यहाँ पे पास करेंगे और उसके बाद ये जेसन रिस्पॉन्स जो है रिटर्न करेगा। उसी टाइप से जैसे गेट का है, उसमें अगर स्लग आता है तो स्लग के हिसाब से फिल्टर होगा प्रोडक्ट्स। तो प्रोडक्ट्स क्या है, तो ये बेसिकली मॉडल है, तो मॉडल से डेटा को हम ले रहे हैं, तो गेट स्लग के हिसाब से डेटा ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पे आप ये भी गौर कीजिएगा कि क्वेरी लिखने की ज़रूरत नहीं है कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम वेयर, ये सब कंडीशन जो है लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये सब जो है आउट ऑफ द बॉक्स प्रोवाइड करता है जांगो, तो आपको उसका ये जो फंक्शनलिटी है उसको यूज करना चाहिए। तो एक मॉडल जो है, मॉडल को यूज करना चाहिए। अगर आप मॉडल में अगर कुछ भी चेंज करते हैं, अपडेट करते हैं, तो आपको माइग्रेट करना पड़ेगा फिर से, जो तब जाकर आपका डेटा जो है फिर से अपडेट हो जाएगा आपके डेटाबेस। तो यहाँ पे देखिए कोई भी क्वेरी नहीं लिखा गया है, बेसिकली वो सब हैंडल किया जाता है जांगो के थ्रू। बस हम क्या किए कि गेट और कुछ फिल्टर के लिए यहाँ पे डाल दिए, स्लग से फिल्टर कर रहे हैं, तो स्लग से फिल्टर होकर उस प्रोडक्ट का डिटेल हमको दे देगा और उसको हम जो है एज अ रिस्पॉन्स सेंड कर देंगे। उसी टाइप से है पोस्ट। पोस्ट में क्या होता है कि हम कुछ डेटा पास करते हैं, जो भी हम इनपुट फील्ड से कलेक्ट किए डेटा को उसको हम पास करेंगे। अब हम क्या करेंगे कि जो डेटा आएगा उसको कलेक्ट करने के लिए रिक्वेस्ट डॉट डेटा, जैसे कि यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट गेट डॉट आई डी गेट डॉट, यहाँ पे देख सकते हैं रिक्वेस्ट डॉट गेट स्मॉल वाला, उसके बाद यहाँ पे सिंगल कोट में आईडी लिखने से उसका आईडी मिल जाता है, स्लग लिखने से स्लग मिल जाता है। मतलब क्या, कुछ इस प्रकार से मान लीजिए जो यूआरएल पैरामीटर के थ्रू पास करते हैं, अगर हम ऐसे करके आईडी इज इक्वल टू 10 अगर करेंगे तो वहाँ पे 10 मिल जाएगा। अगर यहाँ पे स्लग लिखेंगे, स्लग करके, और यहाँ पे स्लग मान लीजिए ऐसे करके कुछ भी लिख दिए, तो स्लग का वैल्यू वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो एक ये कंडीशन लगाया गया है, ये एपीआई में कहीं यूज हुआ है, इसीलिए ऐसा किया गया है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे रिक्वेस्ट से हम डेटा लिए, पैकेज यूज कर रहे हैं, देख सकते हैं इसका नाम है स्लगीफाई, ठीक है। तो स्लगीफाई को यूज करके जो भी टाइटल है उसको हम स्लग में कन्वर्ट कर देंगे। ये सिंपल सा एक लाइन का कोड है, कितना ये सिंपल है। तो सपोज दैट टाइटल क्या है इसका, अगर हम टाइटल अगर हम ये दे दें, इस टाइप से टाइटल दे दें, तो ये स्लग में कन्वर्ट कर देगा। इसका मतलब ये है कि जो स्पेस है उसके जगह पे एक हाइफन दे देगा, क्योंकि वो जो है, अगर आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के दृष्टिकोण से अगर सोचें तो स्लग जो है बहुत ही बेहतरीन होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए, एसईओ के लिए। तो अगर गूगल में अगर आप सर्च करेंगे किसी भी चीज़ में, तो ये भी एक पैरामीटर होना चाहिए जिसमें आपका यूआरएल रीडेबल होना चाहिए, वो उसका जो है गूगल जिस फॉर्मेट में समझता है उस फॉर्मेट में होना चाहिए। तो सर्च इंजन के हिसाब से ये स्लगीफाई किया गया है, तो वो यहाँ पे कन्वर्ट किया गया है, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट डेटा टाइटल को उस स्लग में कन्वर्ट कर दिया और उसके साथ मतलब जो भी डेटा आया उसके साथ ये भी ऐड कर दिया स्लग का वैल्यू। ये सब करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं ये एक कंडीशन लगाया गया है, प्रोडक्ट्स रियलाइजर में वो डेटा पास किया। डेटा पास करने के बाद जब वो सब कुछ सही रहा तो जो है वो हमको कुछ रिटर्न करेगा। अब यहाँ पे चेक करेंगे, इफ कंडीशन लगाया गया है, इफ एल्स कंडीशन सिंपल है जिसमें हम चेक कर रहे हैं कि वैलिड है कि नहीं है। अगर वो वैलिड है तो हम सेव करने के लिए हम उसको भेज देंगे, मतलब देख सकते हैं ये डॉट सेव करने से वो सेव हो जाता है। तो सीरियलाइजर के थ्रू हम डेटा को सेव कर रहे हैं, जिसमें हम पहले डेटा उसमें पास किए, उसका कुछ रिस्पॉन्स आया,
और डॉट सेव करने से पहले डॉट इज़ वैलिड करके हम चेक किए, जिसमें ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा, और ट्रू और फॉल्स के अकॉर्डिंग हमारा ये कंडीशन वर्क करता है। तो ये सेव हो गया डेटा। अब सेव होने के बाद जो डेटा सेव हुआ, डॉट डेटा करने से उसका डेटा हमको मिल जाता है। तो पहले हम क्या किए, सीरियलाइजर डेटा उसको हम ब्लैंक छोड़ दिए। अब जो है जब सेव हो गया तो कौन सा डेटा सेव हुआ है वो हमको रिटर्न करके दिया, तो उसको उसमें फिर से असाइन कर दिए। उसके बाद आता है स्टेटस रिस्पॉन्स। एक वेरिएबल लिए, उस वेरिएबल के अंदर हम उसका स्टेटस कोड यहाँ पे मतलब 201 क्रिएटेड कोड जो है, स्टेटस डॉट क्रिएटेड कोड, ऐसा करने से क्या होगा, स्टेटस हमको ये रिटर्न करता है। स्टेटस मतलब क्या है कि जैसे देख सकते हैं यहाँ पे 200 स्टेटस कोड है। बस अभी के लिए मैं आपको बता दूं कि 200 का मतलब होता है सक्सेस, तो ऐसे करके उसके कोड होते हैं। तो ताकि जब आप एपीआई से डेटा को भेज रहे हैं तो उसमें आप स्टेटस कोड भी भेजते हैं, और वो स्टेटस कोड से जो भी एपीआई को कंज्यूम कर रहा है वो समझ जाएगा कि रिस्पॉन्स क्या किस टाइप का है, मतलब क्या हुआ। जब हम डेटा वहाँ पे भेजे, वहाँ पे कुछ ऑपरेशन हुआ उस डेटा को, मतलब यहाँ पे जो कुछ भी लिखा हुआ है वो मान लीजिए कि उस डेटा को ऑपरेशन हुआ, कंज्यूम किया गया उस डेटा को, और उसके बाद उससे जो आउटपुट निकल गया है वो सेंड किया। तो आउटपुट अगर सपोज दैट इनवैलिड अगर हो गया, यहाँ पे देख सकते हैं प्रोडक्ट सही से सेव नहीं हुआ, या फिर ऐसा कुछ भी होता है, तो हम 400 भेजेंगे। उससे जो है जो यूज कर रहा है एपीआई को, उसको ये पता चल जाएगा कि एक्चुअल में वहाँ पे क्या हुआ है। तो यहाँ पे हम स्टेटस रिस्पॉन्स एक बनाएं, और उसके अंदर हम उसका जो भी वैल्यू आएगा स्टेटस कोड यहाँ पे सेंड कर देंगे। तो फॉर एग्जांपल ये जो फॉर्म है, यहाँ पे रिस्पॉन्स में आप देखिएगा तो स्टेटस 1 यहाँ पे आया है। स्टेटस 1 क्योंकि यहाँ पे उसका डिटेल नहीं लिखा गया था, ये क्योंकि ये गेट, ये आप देखिएगा तो ये है गेट, रिक्वेस्ट मेथड गेट है। गेट होने के वजह से जो है वो जो है ये वाला कॉल हुआ, और यहाँ पे हमने 1 रिटर्न किया है, इसीलिए 1 गया। ऐसे 1 रिटर्न नहीं करना चाहिए, उसका एक्चुअल रिस्पॉन्स रिटर्न करना चाहिए, उसका स्टेटस का जो रिस्पॉन्स है। इसमें आप देख सकते हैं इसमें सारा डेटा आया है। क्यों आया है? क्योंकि इसके बाद कोई आईडी और स्लग नहीं है, तो फिल्टर नहीं कर पाया, मतलब ये कंडीशन के अंदर नहीं गया, ये कंडीशन के अंदर नहीं गया, ये वाला कंडीशन के अंदर गया, जिसमें वो सारा डेटा रिटर्न किया। जो जो भी डेटा वहाँ पे है मॉडल में, मतलब वो डेटा बेस में, प्रोडक्ट टेबल में, वो सारा रिटर्न किया और उसको हम यहाँ पे रिटर्न कर दिए। तो ये एक्चुअल में एडिट नहीं है, एडिट के लिए शायद ये वाला होगा, ये वाला होगा। देखिए इसमें डेटा कैसे सेंड किया गया, मतलब आईडी सेंड किया गया, आईडी इज इक्वल टू 56। तो अगर आईडी अगर सेंड किया गया है, आईडी अगर दिया गया है तो इस कंडीशन के अंदर आएगा, और जो भी आईडी हुआ उसके अकॉर्डिंग फिल्टर होके वो डेटा रिटर्न करेगा। तो अब पोस्ट में चलते हैं। तो पोस्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया, डेटाबेस में वैल्यू को सेव करेगा और हमको कुछ रिस्पॉन्स सेंड करेगा, ठीक है। और यहाँ पे रिटर्न कर दिए जेसन रिस्पॉन्स, उसमें रिस्पॉन्स सेंड कर दिए। उसके बाद पुट रिक्वेस्ट। तो दोस्तों पुट रिक्वेस्ट में यहाँ पे देख सकते हैं कि जो है रिक्वेस्ट डॉट डेटा करने से जो भी फॉर्म का डेटा है, मतलब अपडेट जब हम करेंगे तो जो है उस केस में जो रिक्वेस्ट का टाइप होगा वो पुट रिक्वेस्ट होगा। तो वो जो रिक्वेस्ट अगर आया तो उसको डॉट डेटा करने से उस फॉर्म का डेटा हमको मिल गया, तो डेटा हो गया। अब हम क्या करें, उसको फिल्टर किए मतलब रिक्वेस्ट डॉट डेटा आईडी किए। इसका मतलब क्या होगा, आईडी से वो फिल्टर करके हमको एक इंस्टेंस दिया। अब क्या करना पड़ता है, इंस्टेंस दिया तो उसके बाद हम यहाँ पे ये चेक कर रहे हैं, ये जो डेटा है डेटा डॉट कॉपी, और इफ़ नॉट डेटा इमेज, मतलब उसको डेटा इमेज में डाले, और डेटा इमेज से हम जो है चेक किए कि इमेज है कि नहीं। बेसिकली इसका मतलब क्या है, इसके पीछे का लॉजिक ये है कि अगर आपका डेटा मतलब इमेज जो भी यहाँ पे देख सकते हैं, अगर हम इमेज कुछ अगर अपलोड अगर किए तो पहले वाला जो इमेज है उससे रिप्लेस हो जाएगा। अगर हम इमेज अपलोड ही नहीं किए तो क्या होगा, पहले वाला ही इमेज रहेगा। तो अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, जैसे कि
अपडेट प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट अपडेट हो गया और इसका जो इमेज है वो इमेज चेंज नहीं रहेगा, वो पहले वाला ही रहेगा। तो अगर हम यहाँ प्रोडक्ट लिस्ट में जाएंगे तो देख सकते हैं पहले वाला ही इमेज है, क्योंकि यहाँ पे कुछ डाले नहीं। तो एक्चुअल में कुछ नहीं डाले तो रिप्लेस हो जाना चाहिए था नल से, मतलब कोई इमेज डिलीट हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ यहाँ पे, क्योंकि ऐसा लॉजिक लिखा गया है। अगर हम यहाँ पे डालेंगे, अगर कोई भी इमेज अगर अपलोड यहाँ पे करेंगे तो हमारा रिप्लेस हो जाएगा पहले वाला से, अदरवाइज नहीं होगा। तो उसके पीछे का लॉजिक यहाँ पे यही लगाया गया है, ये 2 लाइन। ठीक है, अब ये तीसरा लाइन समझिए कि अब क्या हुआ कि सीरियलाइजर में जो भी डेटा है उसको हम पास किए, जिसमें इंस्टेंसेस पास किए फर्स्ट एज अ फर्स्ट पैरामीटर, और सेकेंड में हम डेटा को डेटा इमेज पास किए। ठीक है, अब आता है सेव। हम इसको अपडेट कर रहे हैं, तो फिर से इसको अपडेट मतलब क्या है, यहाँ पर भी सेव ही फंक्शन कॉल करना पड़ता है, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइए। बट इसमें शर्त यही है कि आईडी होना चाहिए। आईडी अगर रहेगा तो उस आईडी का वैल्यू को वो अपडेट कर देगा, मतलब अगर आईडी है तो, अगर आईडी नहीं है तो क्या करेगा, इंसर्ट कर देगा। तो डॉट सेव यहाँ पे यूज किया गया है। अगर आईडी आया तो वो जो है अपडेट करेगा, अदरवाइज न्यू रो इंसर्ट कर देगा डेटाबेस में। तो यहाँ पे देख सकते हैं serializer डॉट सेव। अब ये हो गया, सेव हो गया, ये कंडीशन चेक किया कि वैलिड है कि नहीं, उसके बाद सेव कर दिया। सेव करने के बाद हमको एक रिस्पॉन्स सेंड करेगा जिसमें डेटा सेट सेव कर दिया, सेंड कर दिया कि serializer डॉट डेटा, जो भी डेटा अपडेट हुआ उसका डेटा। उसके बाद आता है डिलीट। डिलीट भी बहुत ही सिंपल है, उसी टाइप से है, जिसमें देख सकते हैं हम रिक्वेस्ट से हम डेटा को प्राप्त किए, तो रिक्वेस्ट डॉट गेट डॉट आईडी से आईडी प्राप्त किए, और आईडी को लेकर हम क्या करेंगे, पहले इमेज जो भी है, पहले हम एक ट्राई और यहाँ पे देख सकते हैं ट्राई एक्सेप्ट ये सब यूज किए हैं। तो पहले क्या करेगा कि वो जो है आपका जो इमेज है वो इमेज डिलीट करेगा। इमेज डिलीट करने के बाद जो है आपका डेटा डिलीट करेगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपके डेटाबेस से जो इमेज का यूआरएल है वो जो है डिलीट हो जाता है, मतलब उसका डेटा डिलीट हो जाता है, तो उसका इन्फॉर्मेशन नहीं होता है कि ये इमेज सेव कहाँ हुआ था। तो हमको क्या करना है कि जहाँ सेव हुआ था वहाँ से भी रिमूव करना है। तो ये देख सकते हैं जो भी हम इमेज अपलोड करते हैं वो अपलोड होता है मीडिया के अंदर। क्यों होता है इसके बारे में इससे आगे बताएंगे, इसको ख़त्म करने के बाद। तो देख सकते हैं इमेज पाथ इज इक्वल टू os डॉट पाथ ज्वाइन सेटिंग, सेटिंग के बाद मीडिया रूट, उसके बाद जो भी इमेज है, इमेज हम पास किए तो हमको इमेज का पाथ मिल गया। इमेज का पाथ कैसे मिला मैं फिर से बता देता हूँ। ये जो लाइन का कोड है इससे इमेज का पाथ हमको मिल गया। ये सेटिंग्स देख सकते हैं, तो पहले सेटिंग्स में चलते हैं और मीडिया रूट में देखते हैं। सेटिंग्स में गए, सबसे लास्ट में देखिए कहीं लिखा होगा मीडिया रूट, और मीडिया रूट से उसका पाथ मिल गया। ठीक है, तो वो इमेज का पाथ मिल गया। मतलब क्या कि अगर हम लिस्ट में अगर हम जाएंगे और इंस्पेक्ट करेंगे यहाँ पे, तो इसका पाथ हम देखेंगे तो क्या है, लोकल होस्ट 800 मीडिया, और उसके बाद स्लैश, उसके बाद उसका इस जो भी हमारा इमेज है उसका नेम। तो यहाँ पे मीडिया के अंदर गया, ये टोटल पाथ जो है हमको मिल जाएगा ये लिखने से। मैं फिर से चलता हूँ व्यू के अंदर, और उसका पाथ हमको मिल गया, और उस पाथ को os डॉट अनलिंक, उसके बाद उसका अगर उसका हम पाथ डाल देंगे तो वहाँ से वो डिलीट हो जाएगा। तो पहले डिलीट किया गया है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे पास कर दिए। अब उसके बाद क्या किया, इंस्टेंस डॉट डिलीट मेथड कॉल करने से वो डिलीट हो गया, और डिलीट करने के बाद प्रोडक्ट डेटा मतलब और सारा जो भी डेटा बचा खुचा जो डेटा है उसको हम सेंड कर दिए, मतलब रिटर्न कर दिए। बस इतना ही था, इंसर्ट अपडेट डिलीट सारा फंक्शनलिटी। अब हम आपको ये सारा ऑपरेशन यहाँ पे करके आपको हम दिखाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब आप इसको पहले एक बार रिफ्रेश करके मैं आपको दिखाता हूँ। पहले नेटवर्क में जाएंगे और क्या क्या एपीआई हिट हो रहे हैं मैं उसको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे प्रोडक्ट्स में गए और यहाँ पे देख सकते हैं ई कम, उसके बाद प्रोडक्ट, ई कम
मतलब जैसा कि आप जानते हैं ई कम का मतलब क्या हुआ, तो फिर से आपको रिवाइज भी हो जाएगा, इसीलिए मैं बता देता हूँ। ई कम, उसके बाद नेक्स्ट वाला चीज़ एपीआई यूआरएल्स में लिखा गया है, जो कि इसमें है। वो लिखा गया है प्रोडक्ट के अंदर एपीआई यूआरएल्स को इंपोर्ट किया गया है, तो एपीआई यूआरएल्स के अंदर जाएंगे और नेक्स्ट वाला यहाँ पे हो गया। तो ई कम स्लैश प्रोडक्ट, अगर ये हिट होगा तो ये हमारा प्रोडक्ट व्यू सेट कॉल होगा। वो कहाँ पे लिखा गया है, तो वो व्यू के अंदर है। व्यू कहाँ है, तो प्रोडक्ट के अंदर गए, उसके बाद व्यू के अंदर गए, व्यू के अंदर जाने के बाद प्रोडक्ट व्यू सेट के अंदर गए, तो प्रोडक्ट व्यू सेट के अंदर गए, उसके बाद ये गेट रिक्वेस्ट है तो यहाँ पे आया, इस जगह पे आया। अगर आप प्रोजेक्ट अगर डाउनलोड कर लेते हैं तो आपको प्रिंट कर करके सारे क्या क्या डेटा आ रहे हैं वो सबको प्रिंट कर करके देख सकते हैं। आपका इससे आपके नॉलेज में वृद्धि होगा। तो यहाँ पे गेट हुआ तो देख सकते हैं, यहाँ पे रिक्वेस्ट गेट किए तो आईडी हमको मिल गया। तो इस केस में कुछ भी हम भेजे नहीं है, यहाँ पे आईडी भी नहीं है, स्लग भी नहीं है, यानी कि ये इफ कंडीशन और फिर एल्स इफ कंडीशन दोनों सेटिस्फाइड नहीं हुआ, इसलिए तीसरा जगह पे गया और यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोडक्ट डॉट ऑब्जेक्ट डॉट ऑल। इससे क्या होगा कि सारा आपका जो प्रोडक्ट है सारा वो रिटर्न कर देगा उस टेबल में जो भी है, क्योंकि ऑल हम लिखे हैं इसका मतलब ही होता है। और वो रिटर्न करने के बाद हम सीरियलाइजर के पास भेज दिए और मैनी ट्रू कर दिए। मैनी ट्रू ये डॉक्यूमेंटेशन से मिल जाएगा क्यों हम किए, क्योंकि क्या होता है कि सारा डेटा चाहिए तो इसीलिए हम मैनी ट्रू कर दिए। मतलब अगर 10 है 20 है तो हमको मिल जाएगा, जितना भी प्रोडक्ट है सब प्रोडक्ट मिल जाएगा, क्योंकि ऑल हम किए हुए हैं। जो भी मिला उसे हम जो है डेटा में स्टोर करके एक रिस्पॉन्स वेरिएबल में सारे को फिर स्टोर किए और हम एज अ जेसन रिस्पॉन्स हम इसको सेंड कर दिए। तो हमको यहाँ पे क्या क्या मिला, जब आप रिस्पॉन्स में अगर आप प्रीव्यू, ये एक्चुअल में ओल्ड डेटा है प्रिजर्व लॉग, तो हम यहाँ पे जाते हैं। देखिए ये वाला है। मैं क्या क्यों ऐसा प्रॉब्लम आया था, क्योंकि प्रिजर्व लॉक करने से क्या होगा, पहले वाला भी जो भी हमारा कॉल हुआ है नेटवर्क, वो जो है वहाँ पे यहाँ पे अवेलेबल होता है, इसीलिए हमको ये वाला चेक करना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रीव्यू में जाइएगा तो वो जो भी हम भेजे थे वो यहाँ पे मिल गया, जिसमें स्टेटस हो गया, मैसेज हो गए और जो भी डेटा, यहाँ पे 2 डेटा आया, 2 रो आया बेसिकली, और जिसको हम यहाँ पे दिखा रहे हैं वो यहाँ पे डेटा आ गया। और इसमें आईडी, कैटेगरी, क्रिएटेड एट, उसका डेट और डिस्क्रिप्शन, आईडी, सारा डेटा यहाँ पे आपको मिल गया। अब गौर करेंगे यहाँ पे स्लग भी आपको मिल गया, क्योंकि हम जब सेव कर रहे थे तो जो है उसको कन्वर्ट कर दिए थे स्लग में जो टाइटल है, और एक अलग कॉलम बनाकर उसको वहाँ पे सेव कर दिए थे। अब हम आपको सेव करके मैं दिखाता हूँ। ऐड प्रोडक्ट, ऐड में यहाँ पे हम टाइटल ये वाला डाल देते हैं और टैग अभी के लिए कुछ भी मैं डाल देता हूँ और कैटेगरी भी, और मैं एक इमेज अपलोड कर देता हूँ ये वाला। और प्राइस, कंपेयर प्राइस, कुछ भी कंपेयर प्राइस, मतलब इसका पहले प्राइस क्या था और अभी डिस्काउंट होकर क्या हो गया, इस टाइप का टेक्निक यूज करना पड़ता है, इसीलिए मैं यहाँ पे ऐसा किया हूँ। उसके बाद हम क्लिक करेंगे ऐड प्रोडक्ट, तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रोडक्ट एडेड सक्सेसफुली, तो प्रोडक्ट ऐड हो गया। उसका एपीआई पर एक नज़र डालेंगे जो हिट हुआ है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये है हमारा पोस्ट रिक्वेस्ट, देख सकते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे जो भी हम डेटा, हम फॉर्म डेटा जो हम पास किए थे वो सारा डेटा है। और यहाँ पे रिस्पॉन्स आया, रिस्पॉन्स में मैसेज आया कि प्रोडक्ट एडेड सक्सेसफुली, और स्टेटस रिस्पॉन्स आया 201। और यहाँ पे देख सकते हैं सीरियलाइजर डेटा, उसमें हम जो भी डेटा सेव हुआ है उसका डिटेल आया। और यहाँ देख सकते हैं इमेज भी अपलोड हुआ है। तो वो सब काम कैसे कर रहा है फिर से एक नज़र डालते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आया, हम टाइटल को एज स्लग कन्वर्ट किए और उसको भी हम सेव कर दिए। सेव करने के बाद यहाँ पे HTTP रिस्पॉन्स सेंड किए, ये रिस्पॉन्स हमको दिया 201, हम यहाँ पे सेंड कर दिए यहाँ पे। और प्रोडक्ट डॉट सेव किए। यहाँ पे देख सकते हैं कि इमेज अपलोड के लिए कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, बट ये काम कैसे किया। तो ये सारा चीज़ जो है जांगो आउट ऑफ द बॉक्स जो है प्रोवाइड करता है फंक्शनैलिटी। तो ये फंक्शनैलिटी मॉडल में लिखा हुआ है बेसिकली। यहाँ पे देख सकते हैं मॉडल्स डॉट फाइल फील्ड लिखा हुआ है।
मतलब ये एक फाइल है, ये फाइल फिट मतलब ये अपलोड हो जाएगा डेटाबेस में तो सेव होगा ही, उसके साथ साथ जो अगर फाइल का जो पाथ है वो यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। और वो कहाँ होगा, फाइल फील्ड का मतलब क्या है, तो आप उसको उसका जानकारी सेटिंग्स में मिलेगा। तो सेटिंग्स में देख सकते हैं ये आपको मीडिया पेज रूट मीडिया लिखा हुआ है, यानी कि अगर बस ये लाइन लिखना पड़ता है आपको, ये वाला, ये लाइन लिखने से क्या होगा कि सेटिंग को जांगो को ये पता चल जाता है कि आपका जो फाइल है उसको कहाँ पे अपलोड करना है। तो यहाँ पे मीडिया के अंदर करना है, तो मीडिया के अंदर सारा यहाँ पे अपलोड हो गया, देख सकते हैं। और जो भी अपलोड किया उसका जो पाथ है वो डेटाबेस में सेव कर दिया और उसके बाद वो रिटर्न किया। उसी टाइप से पुट रिक्वेस्ट, तो चलिए पुट रिक्वेस्ट भी देख लेते हैं। तो उसके लिए हम लिस्ट में जाएंगे और यहाँ पे एडिट पे क्लिक करेंगे। देखिए ये 3 डेटा अभी अभी जो सेव किए थे वो आ गया यहाँ पे। अभी हम एडिट पे जाएंगे, तो जब एडिट पे क्लिक किए तो यहाँ पे अब हम उसका एपीआई कौन सा कॉल हुआ वो हम देख लेते हैं। ये वाला कॉल हुआ जिसमें हम कुछ भेजे हैं, देख सकते हैं एज अ पैरामीटर ID इज इक्वल टू 58 भेजे हैं। तो वो जाएगा ये फर्स्ट वाले में जिसमें ID हमको मिला और ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो वो ID से फिल्टर करके वो डेटा देगा और वो डेटा जो है रिटर्न कर रहे हैं यहाँ पे। तो वो डेटा हमको यहाँ पे मिल गया और उसका डेटा हमको मिलने के बाद हम उसको जो भी डेटा आया उसको हम फील्ड में फिर से शो करा दिए मतलब पहले से वो फील्ड है। अब कुछ चीज़ ऐड करना चाहते हैं उसको हम करेंगे। और इमेज हम अब नया इमेज अपलोड करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये वाला ले लीजिए, ये वाला अपलोड कर देंगे, अपडेट करेंगे यहाँ पे। तो एक और एपीआई कॉल हुआ, वो पुट रिक्वेस्ट वाला कॉल हुआ। तो देख सकते हैं इसमें जो भी रिक्वेस्ट यहाँ पे साइज अपडेटेड सक्सेसफुली, एक्चुअल में साइज नहीं होना चाहिए, प्रोडक्ट होना चाहिए। तो ये गलती से लिखा गया है, प्रोडक्ट एडेड सक्सेसफुली, यहाँ पे होगा प्रोडक्ट। तो यहाँ पे वो अपडेट हो गया। अपडेट होने के बाद कौन सा डेटा अपडेट हुआ वो भी रिटर्न कर दिया। कई बार क्या होता है कि जो अपडेट हुआ है उसको दिखाना होता है यूज़र को, तो आप यूज़र को एज अ पॉपअप में इंफॉर्मेशन दिखा सकते हैं कि ये डाटा सक्सेसफुली सेव हुआ है। तो ये भी आप चाहे तो कर सकते हैं। ये डेटा रिटर्न किया, तो देख सकते हैं इस टाइप से ये पुट रिक्वेस्ट ये काम किया। और अब हम फिर से लिस्ट में चलते हैं और ये डेटा अपडेट हो गया, अपडेट इससे हो गया। अगर हम कुछ भी चेंजेस नहीं करेंगे, केवल अपडेट पे क्लिक करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट तो अपडेट हो जाएगा, बट वो इमेज जो है पहले वाला ही रहेगा क्योंकि इस बार हमने जो है इमेज को सेलेक्ट नहीं किया था, देख सकते हैं। अगर हमको इसको डिलीट करना होगा तो क्या करेंगे, डिलीट के लिए एक एपीआई कॉल होगा। तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं, डिलीट प्रोडक्ट डिलीटेड सक्सेसफुली। तो देख सकते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट में यहाँ पे गए और ये देख सकते हैं ID इज इक्वल टू 57 भेज दिए, उसका डेटा डिलीट हो गया। उसके साथ साथ गौर कीजिएगा तो इमेज भी डिलीट हो गया है। तो चलिए इमेज को हम न्यू टैब में ओपन कर लेते हैं, केवल इमेज को। तो देख सकते हैं इमेज ओपन हो रहा है जिसमें लोकल होस्ट मीडिया। अच्छा, आपको शो कराने के लिए ये जो URL है, ये इसके लिए भी एक ट्रिक है जो कि मैं बताना भूल गया था। URL में आप जाइएगा तो एक इस टाइप का कोड लिखना पड़ेगा जिसमें एक कंडीशन लगा हुआ है, डीबग है उसी के केस में, जिसमें URL पैटर्न में आपको मीडिया URL भी ऐड करना पड़ेगा, जिसमें वो सेटिंग्स डॉट मीडिया रूट करके उसका जो राउट है वो काम करेगा। तो देख सकते हैं तभी ये काम कर रहा है। तो ये इमेज अभी ओपन हुआ है। अब हम इसको डिलीट करते हैं, डिलीट कर दिए। अब फिर से इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे पेज नॉट फाउंड, यानी कि इमेज भी डिलीट हो गया है। इमेज इसलिए डिलीट हुआ है क्योंकि हमने यहाँ पे, अगर हम व्यू में जाते हैं तो यहाँ पे हमने उसके बारे में लॉजिक लिखा है जिसमें अनलिंक कर रहे हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि ये जानकारी पसंद आया होगा। अगर फिर भी किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं ज़्यादातर कमेंट का रिप्लाई भी करता हूँ।